नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पानीपत जिले के कुराना गांव में जगत ने भी शिरकत की थी। इस दौरान सीएम ने उत्सव में हिस्सा लिया तो वहीं गोवंशों को चारा भी खिलाया। तो ब्रह्मानंद गौशाला पहुंचे थे सीएम ने इस दौरान उत्सव में शिरकत की और आपको बता दें कि गाय को चारा भी सीएम ने खिलाया। तो कुराना गांव दौरे पर सीएम मनोहर लाल। इस दौरान ब्रह्मानंद गौशाला का वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत किए। इस दौरान सीएम ने गायों को चारा भी खिलाया और उनके इस कार्यक्रम की तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे, कुछ झलकियां, जहां पर इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और यहां पर गौशाला का भी सीएम ने निरीक्षण किया और इस दौरान गायों को चारा खिलाया। संत रविदास जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि समाज को एकजुट रखने के साथ साथ श्रद्धा, भक्ति, समानता और करुणा का मार्ग दर्शाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके महान विचार मानव के दृढ़ चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए उनको अनुसरण करें। तो संत रविदास की जयंती पर सीएम ने उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और ट्वीट कर उनका अनुसरण करने की भी बात कही। तो सीएम का ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर संत रविदास की जयंती पर सीएम ने उन्हें नमन किया। खबर यमुनानगर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह शादी समारोह में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 3 महीने के किसानों के संघर्ष में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि मेरी भक्ति और तपस्या में कमी रह गई है, जो किसानों के एक सेक्शन को समझा नहीं सका, जिसके लिए तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा भी राजनीतिक दलों को सुझाव है कि किसानों को समझना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए, क्योंकि 100 में से 60 वोट इन्हीं के हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान मैं बार बार कहता रहा कि उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। साथ ही कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी उसका लाभ नहीं ले सकी। आगे कहा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ के उसमें संशोधन की जरूरत है। व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जिस समय एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया था उसके उस समय कई कारण थे, लेकिन अब इनमें से संशोधन की जरूरत है। सर आप बीजेपी में आए तो बात पूरी हो रही है, या जो आपका विजन था, जो आप चाहते थे कि देश के लिए, पब्लिक के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें? देखिए, ये तो सभी अपने अपने हर पार्टी की अपनी फिलॉसफी है और मैं तो 42 साल कांग्रेस में रहा हूं और उसी में रचा बड़ा हुआ, उसी सोच के साथ चला। बीजेपी में आने की बहुत कुछ अनेक कारण थे। बीजेपी की अपनी सोच है, कांग्रेस की अपनी है। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस एक मूवमेंट है। वहां कोई आओ कोई जाओ। तो किसानों को खुश रखना हमारा काम है। एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन की भी जरूरत है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पा रही है और ऐसे में आने वाले समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें कई संशोधन की जरूरत है। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर बयान दिया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देशों और प्रदेशों में संस्कृति का आदान प्रदान होता है। वहीं यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मेले में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भाग ले रहे हैं। वहीं G20 के सभी 20 देश भी इस मेले में सहयोग हैं और इस मेले को देखने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान विभिन्न आइटम के भारी संख्या में ऑर्डर मिलते हैं। इस दौरान एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश और एक देश को दूसरे देश की संस्कृति और व्यापार को जानने का मौका मिलता है। इस व्यापार बढ़ता है। विपक्ष की ओर हरियाणा में कर्ज बढ़ने के आरोपों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल
गुर्जर ने कहा है कि काम बढ़ेगा तो कर्ज बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार बढ़ रहा है, इसके आने वाले समय में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बजट आ रहा है और जो केंद्र ने बजट पेश किया है उससे हरियाणा को क्या फायदा मिलने वाला है, और जो बजट सत्र मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं तो इससे प्रदेश को क्या फायदा मिलेगा सर? देखिए, जो सेंटर ने बजट पेश किया उसमें चाहे किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे कर्मचारी की बात है, उस सब का ध्यान रखा गया है और सभी वर्ग जो है उससे खुश हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जितने भी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप देख रहे होंगे कि चाहे टीवी पे है और चाहे अखबार में है, मतलब अपोजिशन पार्टी को छोड़ के अगर जो भी लोग विशेषज्ञ हैं उन सब की राय है कि ये बजट जो है भारत की प्रगति का बजट है और उसको आगे लेके जाने का बजट है। जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि 100 साल जब देश की आजादी हो जाएंगे तो ये विकास। सोनीपत में पिपली टोल प्लाजा के पास आज किसान महापंचायत हो रही है। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कहाड़ ने कहा है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान एकजुट हो रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा है कि आज पिपली टोल प्लाजा के पास किसान महापंचायत में किसानों की अनदेखी पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं किसानों ने 2 मुख्य मांगे रखी है, जिसमें पहली है कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर 2 एकड़ तक की जमीन का रेट दोगुना किया जाए। दूसरी मांग है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। तो पिपली टोल प्लाजा के पास महापंचायत जमीन के उचित मुआवजे की लगातार मांग कर रहे हैं किसान, और ऐसे में किसानों की महापंचायत का आज आयोजन किया गया था। अपनी 2 अहम मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और पिपली टोल प्लाजा के पास इस महापंचायत का आयोजन किया गया था। जमीन के उचित मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, जिसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया था। तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसा है। नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अनूप उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। एंटी नार्कोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अनूप उर्फ बबलू नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है। आरोपी के विरुद्ध थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एएनसी की टीम को सूचना मिली थी कि लाडवा एरिया में बबलू अनूप उर्फ बबलू सनो मेघनाथ विकास नगर कॉलोनी लाडवा का रहने वाला है। ये स्मैक बेचने का काम करता है जी। जो हमारी एएनसी की टीम ने कल बदरपुर रोड लाडवा पर नाकाबंदी की, जिसको वहां से काबू किया गया जी। सोनीपत के राई स्पोर्ट्स स्कूल में चोरों ने चोरी की कोशिश की। राई स्पोर्ट्स स्कूल समेत पोस्ट ऑफिस और बैंक का ताला भी तोड़ गए थे। वहीं पुलिस सीसीटीवी के चेक कर रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्ट ऑफिस और बैंक में कोई नुकसान नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि स्कूल को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। साइबर एक्सपर्ट, सीआईए और थाना प्रभारी मामले में जांच कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस तक चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। पोस्ट ऑफिस कर्मचारी ने बताया कि अलमारी और गेट का ताला तोड़ा गया है, लेकिन रिकॉर्ड और कागजात सुरक्षित मिले हैं। पौने 9 बजे आकर देखा गया तो हमारे के नाम है मैन काउंटर के इसके दरवाजे के कुंडे टूटे हुए मिले। फिर मैंने अंदर जाकर देखा तो अलमारी बिल्कुल सेफ थी, हमारा कागजात मेरे कार्ड बिल्कुल सेफ है। आज मैं बैंक वालों पर भी रखी हुई है, पुलिस आई हुई थी। बैंक के साथ साथ हमने भी पुलिस वालों को शिकायत दे दी। अभी सुबह ही मुझे सूचना मिली है
कि यहाँ पे हमारी जो शाखा है MNSSI, यहाँ पे कुछ थेफ्ट अटेम्प्ट हुआ है। तो जब हम आके हमने चेक करा है यहाँ पे, तो देखा है शीशा वीशा टूटा, बट आई थिंक इट्स डन बाय सम अनसोशल एलिमेंट्स, और ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे नियर बाय, वहाँ भी देखा गया कि वहाँ भी कुछ छेड़खानी हुई है, ताले वाले टूटे हुए हैं, बट बाय गॉड ग्रेस की कोई वैसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई भी कैश वैश का लॉस नहीं हुआ है। बाकी देखते हैं, भरोसा है पुलिस पे भी। इस सूचना पर हम आए हैं, बैंक का ताला, पोस्ट ऑफिस का ताला और एक ऑफिस का ताला तोड़े हुए हैं। कैमरे देख रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। बैंक वालों ने और पोस्ट ऑफिस वालों ने अपना चेक कर लिया है, इनका कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। किसी ने या तो चोरी का प्रयास किया या इस संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया गया। सर तफ्तीश कर रहे हैं सर, कोई टीमें भी बनाई गई हैं इसकी जांच के लिए? इस बारे में मेरे थाने की टीम है और सीआईए टीम है और साइबर एक्सपर्ट की सहायता ले रही है। तो राई स्पोर्ट्स स्कूल में चोरी की कोशिश की गई, पोस्ट ऑफिस बैंक का भी ताला तोड़ा गया था। हालांकि सभी दस्तावेज सुरक्षित है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। तो पोस्ट ऑफिस बैंक का भी ताला तोड़ने की कोशिश की गई थी। राई स्पोर्ट्स स्कूल में चोरी की कोशिश और पोस्ट ऑफिस बैंक का भी ताला चोरों ने तोड़ा। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल सभी आरोपियों की जांच और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर फरीदाबाद की सूरजकुंड में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के तीसरे दिन ही दूर दराज से आए पर्यटकों में नाराजगी देखने को मिली। पर्यटक के मुताबिक वो चौपाल पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगभग 2 घंटे से अपने परिवार के साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आयोजकों से पूछा कि कार्यक्रम के शुरू होने में देरी क्यों हो रही है, तो बार बार उन्हें कार्यक्रम के जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर लोगों ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने भी मेले में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। वीआईपी गेस्ट के न आने के चलते चौपाल पर होने वाला कार्यक्रम लगभग 2 घंटे लेट हुआ है। टाइम दिया था, यही फरीदाबाद से ही है। हाँ जी। और मैं सुबह से इस प्रोग्राम का वेट कर रहा था कि टेट्सू सिस्टर्स का प्रोग्राम होगा। मैं 2 घंटे से चौपाल में बैठा हुआ हूँ। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमें वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है। अदरवाइज 6:30 का प्रोग्राम था, 7:30 हो गए हैं, सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से कि अभी तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। ये लोग पब्लिक के टाइम को कोई टाइम नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक इतनी यहाँ से आ रही है, 2-2 घंटे वेट करके जाई जा रही है, लेकिन उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मेला भी पब्लिक के लिए है, मेला भी पब्लिक के लिए है। ये सब कुछ हमने फीस दे के आए हैं, वो लोग तो फ्री में भी आए होंगे। ये इन्होंने बोला था 6 बजे से चालू होगा, हम 5 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। तो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना हो गया, अभी 7:15 हो गए, तब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। कहते हैं चीफ गेस्ट का वेस्ट, पता नहीं कब चीफ गेस्ट आएगा इनका। प्रोग्राम शुरू नहीं किया चीफ गेस्ट की वजह से। यस हाँ। तो कुछ बताया आप लोगों को कि क्यों, क्या वजह? अब आ रहे हैं, बस वेट करने के लिए बोला गया है। वेट करने के लिए। हाँ, पब्लिक चली गई आधी? तो वो आधी पब्लिक चली गई है, कुछ और आए हैं बेचारे, जिनको सीट नहीं मिली वो अब आए हैं। मेरा नाम है विवेक सिंह यादव। कहाँ है आप? मैं हूँ सूरजकुंड मेले में, फरीदाबाद। बड़ी चौपाल पे खड़े हैं आप, प्रोग्राम शुरू हो गया? प्रोग्राम शुरू होने वाला है, पता नहीं, बहुत देर से बोल रहे हैं, बट उम्मीद है कि अब हो जाएगा। कितना वेट कर रहे हैं आप? हम लोग आ गए थे करीब 5:20 से, और पूछा गया था कि कब तक होने वाला है, तो बोल रहे हैं हर बार 10-15 मिनट में बस होने ही वाला है, बट अभी तक कोई आया नहीं है। प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, शुरू नहीं हुआ, खाली हवाई चल रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको? अरे 5:40 पे बैठा है, बोला 20 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, 1 घंटे 40 मिनट हो गया। अभी भी चेक बोल रहे, चेक यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, कैश चल रहा है। यही फरीदाबाद में 36वें सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम मनोहर लाल द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। मेले के दूसरे दिन नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल शर्मा ने सूरजकुंड पहुंचकर मेले का भ्रमण किया और 5 स्टॉल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। सूरजकुंड मेले में भ्रमण के लिए पहुंचे नॉर्थ ईस्ट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उनके लिए गर्व की बात है कि इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी।
मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है। यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ की कल्चर को दर्शाया गया है। किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विजन है, और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और जब तक इन 8 राज्यों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार पर देश नहीं जा सकता। कहीं तो आगे भाई 3 फरवरी से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा रोडवेज ने मेला दर्शकों को मेला स्थल पर पहुंचाने के लिए खास रूट तैयार किया है, जिसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली से हरियाणा रोडवेज की बसें मेला दर्शकों को कम से कम किराए पर सूरजकुंड पहुंचाएगी। वहीं हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज ने इस बात की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी दी कि इस बस के चलते लोग अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले का लुत्फ उठा पाएंगे। देखिए जी, हरियाणा रोडवेज की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई है और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक है। 36वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है। इसके अंदर हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से। जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और ISBT दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से, और एक जाएगी यहाँ से वाया NIT, और एक जाएगी बड़खल से सीधा सूरजकुंड, और वो वहीं पर चक्कर मारेगी। आगे बढ़ेंगे खबर भिवानी से, जहां रविवार को पूर्व सैनिक स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पॉलिसी में विसंगति को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने पॉलिसी तो बनाई लेकिन उसमें विसंगति छोड़ दी और इस कारण अब तक 97% पैसा उन लोगों को नहीं मिला है, जिसके चलते वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। अफसरशाही सिर्फ अपना फायदा देखती है, जवान का फायदा कभी नहीं देखती, क्योंकि जो भी बड़ा होता है वो छोटे को खा जाता है। जैसे अभी अडानी निगल रहा है छोटी कंपनियों को, इसी तरह से हमारे जो जर्नल हैं वह हमारे को निगल रहे हैं, हमारे नाम पर पैसा खा रहे हैं दबा करके। जितने भी एक्स सर्विसमैन लीग हैं ये सारे के सारे अफसर उनके अध्यक्ष बने बैठे हैं, जबकि मेजोरिटी हमारी है जवानों। भिवानी शहीद स्मारक नेहरू पार्क में भिवानी के सभी पूर्व सैनिक संगठन OROP 2 में जो अधिकारियों ने हमारे साथ अन्याय किया है उसके 20 तारीख के जंतर मंतर के धरने के लिए हमने यहाँ पे बैठक की है और सर्वसम्मति से हमने एक ही मत में अपना निर्णय लिया गया है कि 20 फरवरी को हमें यहाँ पर एकत्रित होंगे, माननीय DC साहब को ज्ञापन देंगे। 2014 में मोदी जी ने एक फैसला लिया था कि जो OROP है वो काफी दिनों से चला था, लेकिन 2000 में जो रेवाड़ी में रैली हुई थी उसमें मोदी जी ने बोला था अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक्स-सर्विसमैन को OROP देंगे। ये OROP 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद दिया था और उसका रिव्यू था अभी 2019 में, लेकिन 2019 के बाद अभी 4 साल के बाद तो किया गया है और उसमें 23,600 करोड़ रुपया जो रिलीज किया सरकार ने, उसमें केवल अफसर्स को जो 3% की जिसकी आबादी है सेना के अंदर केवल उनको दे दिया और बाकी 97% को जो है उसका बेनिफिट इतना नहीं मिला। कुछ रैंक तो उसके अंदर बिल्कुल छोड़ दिए गए जिनको ज्यादा पेंशन ऑलरेडी दिखा के उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया।
फैजाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में दबंग किस्म के पड़ोसियों ने पड़ोसी दलित शख्स को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया। घटना आपको बता दें 3 फरवरी की रात की है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि जैसे तैसे वो उनसे बचकर पुलिस चौकी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि वह MLR कटवाने के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में 4 फरवरी की दोपहर 3 बजे से लेकर रात तक डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा। तब जाकर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद देर रात उसकी MLR काटी गई। पीड़ित दलित शख्स अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाई के साथ मैं आया हूँ बेलदारी करके, तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिलके मार रहे। तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं सर। उत्ते आप भाई को छुड़ा नहीं पाए? छुड़ा का वहाँ पब्लिक बहुत सर, उनके सब आदमी सब आउटसाइड उन्हीं की तरफ बोल रही, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर। हम क्या करेंगे अकेले? मतलब आप भाई को छुड़ा नहीं पाए उनसे? वहाँ कहाँ जाएंगे, हमको मौका ही नहीं दे रहे जाने का वहाँ से। तो आपको डर था आपको भी मारते? हाँ हमको भी मारते सर। फिर चौकी में गए थे आप? चौकी में हम सर गए भी नहीं है। क्यों नहीं गए? हम गए नहीं कि भाई मेरे को यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब झगड़ा के बाद जब यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हो तो चौकी में गए थे क्या? नहीं हम नहीं गए सर। अभी तक नहीं गए चौकी में? जाने ही नहीं दिया। मतलब पुलिस चौकी में नहीं जान दिया आपको? नहीं। खबर जींद के किनाना गांव से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बता दें कि लोचब गांव से कार से दिल्ली जा रहा परिवार, इस दौरान किनाना के पास गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि गाड़ी काबू के बाहर हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिसके मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जींद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वो यहाँ अशरफगढ़ से थी। हाँ भाई ये गाँव लोचब से रात को दिल्ली से चले, गांव से चले थे दिल्ली जाने के लिए घर पर। तो एक किनारे गांव में इनका एक्सीडेंट होगा, वहीं एक्सपायर हो गया। कितने गाड़ी में, कौन सी गाड़ी कितने सवार थे, किस एक्सीडेंट हुआ ये? जी महिंद्रा XUV 300 थी, इसमें 4 सवारी थी, 1 बच्चा, 2 लेडीज, 1 जेंट्स। मम्मी और बेटा तो वहीं एक्सपायर हो गए। उसकी मिसिस थी, वो टांग टूटी हुई है, बात टूटी हुई है। झज्जर शहर के छाराचुंगी सांपला रोड पर गैलेक्सी होटल में सीएम फ्लाइंग रोहतक और आबकारी विभाग झज्जर की संयुक्त टीम ने रात करीब 7 बजे छापेमारी की और इस दौरान बियर और शराब की बोतलें टीम ने मौके से बरामद कर जब्त की। करीब 28 बोतल बियर की और 24 बोतलें शराब की बरामद की गई थी। सीएम फ्लाइंग के SI सदैव ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि झज्जर के सांपला रोड पर एक होटल में अवैध रूप से बार चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए झज्जर के आबकारी विभाग की टीम को अवगत करवाया गया और संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। मौके पर से 3 लोग शराब पीते हुए पकड़े गए और 1 शराब देते हुए पकड़ा और मैनेजर मिला। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कुछ नहीं, हमने सीएम फ्लाइंग के साथ यहाँ रेड मारी थी जी। तो यहाँ 1, 2, 3 लड़के दारू पीते मिले। इनके पास L4 L5 का लाइसेंस नहीं है जी। तो इन बाद कार्रवाई करें। मौके से 3 ही पकड़े और भी पकड़े? नहीं 3 ही। अच्छा, कीमत क्या होगी सर? बोतलें हैं जी 24 अलग अलग मार्क के, काफी बोतलें हैं, खाली हुल्ली है ज्यादा, भरी तो 2-3 बोतल। कीमत कितनी होगी अंदाजा लगा? इनकी कीमत तो होगी ये 1,500-2 हज़ार रुपये जिनमें दारू, बाकी तो खाली। वहीं बहादुरगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। बता दें, मृतक संजय राजस्थान में प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ रेती और रोडी सप्लाई करने का भी काम करता था। वह राजस्थान में ही काम धंधा करता था, लेकिन 2 महीने पहले वह घर वापस आया था। मृतक संजय के 3 छोटे बच्चे हैं। अभी आत्महत्या करने का क्या कारण था, इसका खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।